नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार भर टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, जैसा कि अभी हमने कल ही या परसों ही शायद एक न्यूज़ कवर की थी कि लाल रेड सी जो है उसके अंदर यहाँ पर यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो यहाँ पर सऊदी अरब को बोले हैं कि तुम्हारे यहाँ जितने भी जाने वाले जहाज हैं हम उन पर हमला करेंगे, हम उनको टारगेट करेंगे। साथियों, इस चीज को अभी बोले ही थे जिसके लिए एक अलायंस बनाकर सऊदी अरब ने लगभग 13-14 देशों का और वहां पर उनको उनकी सैनिकों को उतारा, जो कि मैंने न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में पूरा कवर की थी कि किस तरीके से इसमें जो है उतारा गया है सऊदी अरब के द्वारा एक अलायंस बना के, जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ यहाँ पर 12-13 और देश भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। साथियों, अभी ये कल की न्यूज है कि हमारे एक भारतीय जहाज को यमन के अंदर जो रेड सी है उसके अंदर साथियों डुबा दिया गया, उसके ऊपर हमला हुआ और उसमें जो है वो 13 भारतीय क्रू शामिल थे और एक अन्य देश का नागरिक था। टोटल 14 क्रू शामिल थे जिनमें से 13 भारतीय थे। सभी को यहाँ पर बचा लिया गया है, लेकिन वो जो जहाज था वो यहाँ पर डूब गया। अभी तक आपने 2-3 बार ऐसी न्यूज की खबरें, मतलब ऐसी खबरें जो हम सुनी होंगी। एक तो आपने सबसे पहले सुना था कि अमेरिका ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे लगभग 3-4 जो सेलर्स थे उनको मार दिया था। एक खबर तो वहां से बनी थी, लेकिन वहां पर फिर बात ये आ गया था कि फिर भैया उस पर जो है वो भारत का झंडा नहीं लगा था, वो भारत में रजिस्टर्ड जहाज नहीं था, वो किसी अन्य देश का जहाज था, शायद बिसाऊ उसाऊ का था। उसके बाद फिर यहाँ पर यूक्रेन के अंदर साथियों रसिया ने एक जहाज को मार दिया, उसमें भी भारतीय ही सवार थे और शायद लेकिन उसमें शायद कोई हताहत नहीं हुआ था। लेकिन वो जहाज भी जो है वो कार्गो जहाज था, वहां पर भी जो है वो टारगेट कर लिया गया। इसके बाद साथियों अब ये तीसरी घटना जो है तीसरी जगह पर दिखाई दे रही है, जिसमें कि रेड सी में यहाँ पर भारतीय जहाज को टारगेट किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि यह भारतीय जहाज थी, भारत के अंदर रजिस्टर थी, इसके ऊपर भारतीय फ्लैग लगा था। अभी तक जितने भी 3-4 जहाजों को यहाँ पर मारा गया था उनमें से किसी के भी ऊपर भारत का झंडा नहीं लगा था, यानी कि ऐसा है कि वो भारतीयों के द्वारा चलाई जा रही थी लेकिन वो रजिस्टर भारतीय में नहीं थी। तो आइए आपको बताते हैं ये क्या पूरा मैटर है, किसने हमला किया है, कहां पर यह हमला हुआ है और इसके बाद भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है और इसकी जिम्मेदारी का क्या हुआ है कि किसने लिया है। साथियों, यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्टाइल सिंक इंडियन फ्लैग शिप ऑफ यमन कोस्ट बीबीसी के द्वारा ये जो है कवर किया गया है कि जो एक प्रोजेक्टाइल मतलब कि यहाँ पर हमला करने के लिए एक आया, क्या उसको बोलते हैं, मिसाइल, और मिसाइल से उस पर हमला हुआ और वो जो जहाज है उसको वो पानी में डुबा दिया। यानी कि भारतीय झंडा लगा था उस जहाज में और उस जहाज को यहाँ पर पानी में डुबा दिया गया। साथियों, यह हुआ कहां पर है तो देखिए, यह 4 अगस्त की घटना है, जो कि जहाज का नाम था MSB फैज नूर ओलिया, जो कि भारतीय झंडे वाला एक मशीनीकृत जलयान था। यह घटना कहाँ की है तो यह एक प्रोजेक्टाइल यानी कि विस्फोटक से भरी नाव या फिर मिसाइल से टकराने पर जहाज जो है वो पलटकर डूब गया। यानी कि ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है कि यह विस्फोटक से भरी कोई नाव से जाकर टकराया है या फिर इसके ऊपर मिसाइल कोई आकर गिरी थी। सिर्फ यह पता है कि कोई जो है किसी चीज से ये टकराया है और जिसके वजह से ये यहाँ पर डूब गया है। साथियों, यह स्थान जो है वो होदेदा नामक यमन के अंदर से लगभग 13 समुद्री मील जो है वो दक्षिण में लाल सागर के साइड में हुआ है। ये आपको रेड सी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका यमन है। यमन का इतिहास मैंने पिछली कई वीडियोज में बताया है, फिर भी यहाँ पर आगे थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर साथियों जो है इस एरिया के अंदर साथियों जो है वो यहाँ पर गिरा है, उसको जो है कि यहाँ पर डुबा दिया गया है। चालक दल की बात करें साथियों तो कुल 14 इसमें क्रू शामिल थे, 13 भारतीय थे और एक यमन का ही नागरिक था और सभी फिलहाल जो है वो सुरक्षित यहाँ पर बच चुके हैं। वहीं साथियों बचाव का काम तो यमनी जो तटरक्षक व नौसैनिक बल है वो सभी को यहाँ पर मोखा बंदरगाह जो है वो लेके गया। यानी कि जो यमन की नौसैनिक है और जो उनको बचाने का काम करती है वो यहाँ पर मतलब मौके से मौजूद थे, जिसकी हेल्प से यहाँ पर साथियों इन लोगों को बचा लिया गया। अब साथियों इसके बाद केंद्रीय मंत्री जो सर्वदानंद यहाँ पर सोने वाला हैं, जो कि
पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं भारत के अंदर, इनका यहाँ पर बयान निकल कर आता है। यह कहते हैं कि भारत इस निर्दोष मशीनीकृत जलयान पर हुए उकसावे रहित हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी कि यह यहाँ पर इस बात को बता दिए, इस बात को अपना बयान जो है वो भारत की तरफ से ये निकल कर आ गया। अब साथियों, इसमें विदेश मंत्रालय ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर नजर रखे हुए है और वहीं यमनी अधिकारियों से लगातार जो है वो संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं भारत की मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमले की तुरंत रोकने की जो है वो यहाँ पर भारत ने अपील की है। अब साथियों, आगे बात करें कि हमला कहाँ हुआ है, इसका भू रणनीतिक स्थान समझिए। तो यह साथियों हमला जो है वो होदेदा, जो कि हूती नियंत्रण बंदरगाह है। देखिए इनके नियंत्रण में कौन कौन से जगह हैं, तो देखिए आप अगर मैप के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो है ये आपको यमन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये यमन है। हूतियों का जो कब्जा है वो आप मानकर चलिए अप्रोक्स लगभग इतने इलाके में, ये वाला जो इलाका है ये हूतियों के कब्जे में है। ये पूरे यमन का लगभग साथियों 1/3 हिस्सा है जो कि इन हूतियों के कब्जे में है और यहीं पर लगभग पूरे यमन की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। साथियों, यहीं पर जो यमन है उसकी राजधानी सना भी है जो कि अब यहाँ पर हूतियों के कब्जे में है। जो हूती यहाँ पर विद्रोही हैं उनके यहाँ पर ये कब्जे में है। ठीक है, तो जो ये पोर्ट है जहाँ से लगभग 13 समुद्री मील दूर ये हमला हुआ है, यहाँ पर ये डूबा है, ये हूतियों के कब्जे वाला ही शहर है, मतलब पोर्ट है, जिसके वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये वहीं पर इन्हीं के द्वारा शायद वो किया गया हो। अब साथियों, मोखा जो है वो बचाव व नाविकों को उतारा गया है और बाब अल मंदेब जल संधि के रणनीतिक द्वार पर ये पूरा कारनामा जो है वो यहाँ पर हुआ है। अब साथियों, ये क्यों अहम है यह मार्ग, तो देखिए यह स्वेज नहर तक जाने वाला प्रमुख वैश्विक व्यापार है मार्ग है। सालाना लगभग $1 ट्रिलियन की का माल इसी रास्ते से जो है वो जाता है। वहीं सऊदी तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रूट पर निर्भर है। साथ में बाब अल मंदेब बंद होने के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में लगभग 60% की जो है वो कटौती की यहाँ पर संभावना है। मतलब साथियों, आपने जो यहाँ पर अभी तक देखा था जो सारी चीजें यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, अब ये उससे भी बड़ा है, क्योंकि साथियों जिनको भी मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें कि सारी चीजें यहाँ पर इसमें डिटेल में कवर की थी इस वाले में, तो साथियों यहाँ पर जो है वो आपको जब भी आपको अगर जाना है यूरोप के अंदर तो आपको सबसे जो मतलब शॉर्टेस्ट रूट जो है वो आपका यही है कि आप जो है गल्फ ऑफ आदेन होते हुए बाब अल मंदेब होते हुए लाल सागर में जाएं, रेड सी में, और इसके बाद साथियों आप यहाँ पर सुएज कैनाल के माध्यम से जो कि इजिप्ट को 2 भागों में काटकर बनाया गया है उससे होते हुए मेडिटेरेनियन सी में पहुंचे और यहाँ से फिर जो है वो आप अपने यूरोप तक जो है वो जा सकते हैं। अगर साथियों ये रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर जो पूरा अफ्रीका है उसको घूम कर जाना पड़ेगा, जो कि लगभग मतलब मान लीजिए कि कोई जहाज यहाँ से चाइना से निकला है यूरोप के लिए, तो जहां उसको लगभग 15 दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं जाने में, वहीं अगर वो पूरा गुड होप को केप ऑफ गुड होप को घूम कर जाए, यूरोप को अफ्रीका को पूरा घूम कर जाए, तो लगभग उसको उसका 2 गुना समय यहाँ पर लगेगा, या फिर जो न्यूनतम समय है उसमें 15 से 20 दिन की साथियों यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना जो है वो खर्चे वाला भी हो जाएगा और यह कितना संवेदनशील जो है वो यहाँ पर यह जगह है बाब अल मंदेब जो है वो यहाँ पर। अब यहाँ पर हूतियों ने कहा भी था कि हम सऊदी अरब के ऊपर हमला भी करेंगे। अब साथियों यहाँ पर जो है बात करें कि हूती विद्रोही हैं कौन, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि यह यमन के उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले एक ईरान के द्वारा समर्थित जो है वो सशस्त्र समूह है जो कि अंसार अल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, इनका ऑफिशियल नेम है, जो कि 2014 में यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से ये युद्धरत हैं। यानी कि जो यमन है उसको तो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिला हुआ है कि यह एक देश है, तो ये लगातार उससे 2014 से बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं और यह यमन की राजधानी जो थी सना उसके ऊपर भी कब्जा कर चुके हैं। ठीक है, इनका साथियों ईरान से संबंध है, तेहरान समर्थित जो है ये इन लोगों को समर्थन प्राप्त है। पहले का अभियान इनका 2023 से गाजा युद्ध के
समर्थन में इजराइल संबंधी जहाजों पर ये हमला शुरू किए थे। अब नया मोर्चा यहाँ पर जो है 2026 में ईरान अमेरिका युद्ध में ईरान के साथ देते हुए सऊदी अरब के नाकाबंदी के लिए जो है वो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। अब साथियों आगे बढ़े और इस पूरी टाइमलाइन को देखें, जो रेड सी का संकट है, तो नवंबर 2023 के अंदर साथियों ईरान का गाजा युद्ध जो है, गाजा युद्ध के बाद जो हुती हैं ये इजराइल संबंधी जहाजों पर हमला करना स्टार्ट करते हैं। 24-25 के अंदर साथियों जब यूएस और यूके हवाई हमले हुए तो कई जहाजों को यहाँ पर डुबोया गया और यहाँ पर नाविकों की भी मौत हुई। अक्टूबर 2025 के अंदर साथियों गाजा शांति समझौता के बाद हुतियों ने अपना हमला फिर से रोक दिया। उसके बाद मार्च 2026 में ईरान युद्ध शुरू होने पर हुतियों ने इजराइल पर मिसाइलें फिर दागी। जुलाई 2026 के अंदर साथियों सऊदी अरब पर औपचारिक समुद्री नाकाबंदी की घोषणा ये किए थे। इसके बाद साथियों अब 4 अगस्त को यहाँ पर ये लोग पहला ऐसा काम कर लिए कि अब शायद ये इनके द्वारा किया गया है या नहीं किया गया इसकी भी पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन यह वहीं पे हुआ है। तो भारतीय जहाज जो कि MSV फैज नूर ओइली था, इस पर हमला किया और पूरा जो जहाज है वो यहाँ पर डुबा दिया गया है। अब साथियों सऊदी अरब पर नाकाबंदी ये क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया ही है, ये ईरान के समर्थन में है और ये चाहते हैं कि ईरान के साथ यहाँ पर जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है वो ना हो, इसलिए जो है ये ईरान का यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। बार बार मैं वही चीज बताना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोस में हमने इसको कवर कर लिया है। अब साथियों भारत के लिए इसका क्या मायने है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो नाविकों की सुरक्षा। साथियों देखिए, भारत व्यापारी नौसेना में लाखों नाविक जो है वो लाल सागर मार्ग में जोखिम बढ़ा है। मतलब कि भारतीय व्यापारी नौसेना में लाखों नाविक है। मतलब अगर आप जाएंगे एक आंकड़े के हिसाब से, अगर आप देखेंगे कि जितने भी जहाज चल रहे हैं, जो इस तरीके के कार्गो जहाज होते हैं, उन सब में मतलब आपको जरूर ना जरूर, मतलब कि हर जहाज के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो आपको वहां पर एक भारतीय जो सेलर है वो वहां पर मिल ही जाएगा। तो साथियों अब यहाँ पर ये भारतीयों के लिए जोखिम भी बढ़ गया है उनके लिए। वहीं साथियों तेल के आयात, भारतीय रिफाइनरी मध्य पूर्व से जो डिलीवर्ड बेसिस कार्गो की ओर यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। वहीं व्यापार में लागत, बीमा प्रीमियम व माल भाड़े में वृद्धि से आयात निर्यात महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है हम लोग वहीं से यूरोप में अपने सामान को बेचा करते थे, भेजा करते थे। अब जब वहां पर भारतीय जहाज के ऊपर इस तरीके से हमला हो गया तो फिर अब वहां पर जहाजें जाने से डरेंगी, और जब जहाजें जाने से डरेंगी तो जो जहाज जाएगी उसका प्रीमियम महंगा होगा। अब उसके वजह से फिर जो कॉस्ट आएगी वो महंगा होगा, कुल मिला जुला कर जो प्रोडक्ट जाना है वो महंगा होगा, तो इसके वजह से हमको जो है वो नुकसान होगा। वहीं साथियों कूटनीतिक दबाव, भारत को यमन, सऊदी व ईरान तीनों से संतुलन साधना भी जरूरी है। हम तीनों के साथ अच्छे रिश्ते अपना रखना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब वहीं साथियों 2026 में ईरान युद्ध आपको पूरा तरीके से पता ही है किस किस तरीके से यहाँ पर हुआ। यहाँ पर पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया ईरान ने। अच्छा साथियों एक और चीज आपको मैं यहाँ पर बता दूं, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर उसकी जो चौड़ाई है, जो एकदम मतलब पीक पॉइंट है, जैसे ऐसे करके जो उसकी है वो लगभग यहाँ पर साथियों 33 किलोमीटर है। जो उसका सबसे नजदीकी पार्ट है वो लगभग 33 किलोमीटर ही है, जबकि अगर आप बाब अल मंदेब का देखेंगे तो ये मात्र और मात्र 30 किलोमीटर ही चौड़ा है। यानी कि यूतियों के, अगर यूती चाहें इसको काउंटर करना तो बहुत ही आराम से जो है वो इसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें ये यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमला हुआ था, क्या यहाँ पर चीजें हुई थी। बाकी आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में रखिएगा कि जो ये भारतीय जहाजों, भारतीय नागरिकों जिसमें मतलब कि सवार हैं, जिसको चला रहे हैं, उनके ऊपर बार बार इस तरीके का हमला होना यह क्या संकेत देता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ साझा करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।